हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मान सिद्दीकी एंड वेलकम टू दी हैपी एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो मैं आपकी फैकल्टी हूं इकोनॉमिक्स की एंड बिजनेस स्टडीज़ की। और ये जो मैंने यहाँ पे सीरीज़ चलाई हुई है पूरी सीयूईटी, सीबीएसई और आईएससी को पूरा हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और जितनी भी मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसके नीचे मैं एक लिंक डालता हूँ असेसमेंट का, तो आप जाके असेसमेंट कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या है, वो सीयूईटी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 2025 में जो होगा उसके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या होगा, सारी डिटेल्स जानने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। एक गूगल डॉक है, नीचे फॉर्म दे रखा है मैंने, गूगल फॉर्म। तो आप उसको जाके फिल करिए, अपनी सिटीज़ वगैरह मेंशन करिए, सारी की सारी चीज़ें। मैं उसके ऊपर आपको पूरा गाइड करूंगा, क्योंकि हमने प्रीवियस काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर हमने सिलेक्शन दिए हैं। तो हमें कॉम्प्रीहेंसिवली नॉलेज है कि सीयूईटी के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है। मिस गाइड हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको काउंसलिंग से लेके प्रेफरेंस शीट बनवाने तक और कॉलेज में बिठाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप हमारा साथ दो। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आप लोगों के सपोर्ट में, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सपोर्ट में है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे क्या करना है, गूगल फॉर्म जाके फिल करना है, ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू दी हैपी एकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो अभी तक हमने 3 डिसीजन अपने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर के अंदर, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। और आज हम क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कवर करने जा रहे हैं। अब अगर बात करी जाए कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, आप वर्ड याद करो, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन वर्ड याद नहीं हो तो आप परसेंटेज वर्ड याद कर लो। क्या? परसेंटेज। अब मैं ये वर्ड क्यों याद करा रहा हूं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल। आपकी ओवरऑल कैपिटल के अंदर कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट इक्विटी है, उसी बात को हम क्या बोलते हैं, उसी बात को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मान लो 30% आपके पास डेट और 70% आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इक्विटी। तो इसको हम बोलेंगे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, 30 और 70। यानी मैं बोल सकता हूं, आपने अगर 100 रुपए मार्केट से रेज करे हुए हैं, कितने रुपए रेज करे हुए हैं, 100 रुपए, और उसमें से 70 रुपए आपने इक्विटी से रेज करे हुए हैं और बाकी के 30 रुपए आपने डेट से रेज करे हुए हैं, है ना। तो यानी 70% इक्विटी है और 30% आपके पास डेट है। इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा आपको। किस में गिवन होगा? परसेंटेज में। ध्यान रखना, जब भी केस स्टडीज के अंदर बात प्रोपोर्शन की हो रही हो या परसेंटेज की हो रही हो, हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर का ही होगा, ध्यान रख लेना वो, ठीक है। तो प्रोपोर्शन किसका? डेट का। और प्रोपोर्शन किसका? इक्विटी का, ठीक है। आपकी ओवरऑल कैपिटल के अंदर, पूरी कैपिटल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद अब टॉपिक फिर से वो आता है, फैक्टर्स। आपको समझ तो आ ही गया होगा अब चैप्टर किस तरीके से आपका दे रखा है कि आपको इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं, वो फैक्टर जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर वाले डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब ये है क्या कि आपको डेट ज्यादा इंक्लूड करना है या कम इंक्लूड करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस बात को डिसाइड करेंगे, ये रहे वो फैक्टर्स, है ना। तो हमें क्या पढ़ने, एक एक करके फैक्टर सारे के सारे पढ़ने। और जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फैक्टर आने जा रहा है दैट इज कैश फ्लो पोजिशन। अब ढंग से सुनना बात को। देखो, कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा होने का मतलब आपके पास गुड अमाउंट ऑफ कैश रखा रहता है, ठीक है, कैश इनफ्लो अच्छा है आपका, तो आप कहाँ, आप डेट को ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो। हमें यही बात करनी है, डेट को ज्यादा इंक्लूड करना है या कम इनके अंदर, बस ये से ध्यान रखना। तो आप डेट को ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो। कैसे इंक्लूड कर सकते हो? बिकॉज डेट पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। लो दोबारा बताऊं, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो पे करते हैं, इंटरेस्ट के अंदर इट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट विच इन्वॉल्व द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आउटफ्लो ऑफ कैश होने के लिए हमारे पास कैश होना भी तो चाहिए, है ना। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तब आप डेट को इंक्लूड करो, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो डेट को कम इंक्लूड करो, सिंपल। फिर आता है आईसीआर। चलो अब आईसीआर की बात कर लेते हैं हम।
देखो आईसीआर की बात करी जाए तो आईसीआर है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी द नंबर ऑफ टाइम्स द ईबीआईटी कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब समझा दूं मैं, आईसीआर का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मान लो आपका ईबीआईटी 10,000 है, मान लो सपोज कर लो, और इंटरेस्ट पता है कितना आपका 1000 है ना। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 10 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप आपके पास जो अर्निंग्स पड़ी है, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की, उससे आप कितने टाइम्स इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, दैट इज द ईबीआईटी, 10 टाइम्स आप कर सकते हो। यही तो उसका मतलब हुआ। तो उसकी डेफिनेशन क्या है आईसीआर की, द नंबर ऑफ टाइम्स योर ईबीआईटी कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल बात। अब मैं बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। अगर आईसीआर ज्यादा आ रहा है निकल के, यानी अच्छा खासे नंबर ऑफ टाइम्स निकल के आ रहे हैं ये, है ना, तो आप डेट को इंक्लूड करो बेधड़क, बिना टेंशन के। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ईबीआईटी अवेलेबल है वो ग्रेटर नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है ना। बट अगर आईसीआर की वैल्यू कम आ रही है तो आप डेट को कम इंक्लूड करो, बिकॉज लेस नंबर ऑफ टाइम्स आपका ईबीआईटी कवर करेगा इंटरेस्ट पेमेंट को, तो रिस्क है यहाँ पे। और इंक्लूड कर लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं अगर आईसीआर ज्यादा, ठीक है, कहाँ है हमारा आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसीआर ज्यादा, आईसीआर ज्यादा, तो बताओ क्या करें, डेट ज्यादा, आईसीआर कम, डेट कम। ये इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो चाहे तो, ठीक है। मैं तो क्विकली आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आता है आरओआई। अब ये पॉइंट अपने आप में एक सेपरेट क्लास लगेगी इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, हल्का सा बता दूंगा क्या है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स, हाँ, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर एक न्यूमेरिकल है जो आपको कवर करना है, और वो पेपर के अंदर आता है, वो यही वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, और जरा लिखें जरा, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये एक टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके ऊपर इस टॉपिक को अलग से कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी है। या इसको फाइनेंशियल लेवरेज भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, फाइनेंशियल लेवरेज, ऐसे बोल लो चलो, फाइनेंशियल लेवरेज। ये लिख लेना, अलग से टॉपिक कराऊंगा। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अब ये है क्या, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये है क्या, पॉइंट ये बोलता है कि आपका अगर आरओआई ज्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट से, क्या बोल रहा है पॉइंट, आरओआई ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट पेमेंट से, तो आप डेट को इंक्लूड करो, डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करो। क्यों? उसके इंक्लूजन से फायदा ये होगा कि आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। अब ईपीएस क्या है, ईपीएस है हमारा अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर की अर्निंग्स, ठीक है। एक शेयर पे अर्निंग्स, एक शेयर होल्डर की नहीं, एक शेयर पे अर्निंग, उसको ईपीएस बोलते हैं। बट इसका रिवर्स वाइस वर्सा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, किससे, इंटरेस्ट पेमेंट से। अब आप सोच रहे हो सर इसका मतलब क्या, मान लो आपका आरओआई 20%, तो ज्यादा हो गया, आपका आरओआई 5% है, ठीक है, और इंटरेस्ट आपको 10% पे करना पड़ता है ना। तो आप डेट को इंक्लूड मत करो, डेट को इंक्लूड कर लिया तो उससे गलती हो जाएगी कि ईपीएस आपका कम होने लगेगा। अब इस बात को हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब वो क्या आते हैं, वो मैं एक डिफरेंट क्लास के अंदर, एक सेपरेट क्लास लगेगी उसके अंदर कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो बस आप ये याद कर लो अभी, if ROI is greater than interest payment then we will include the debt because it will increase the EPS. If ROI is less than interest payment then we will decrease the amount of debt because it will, ठीक है, otherwise it will decrease the EPS, अर्निंग पर शेयर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये हमारा ये थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया। उसके आता था कॉस्ट ऑफ डेट। कितना सिंपल बात है, अगर आपको डेट सस्ते में मिल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको डेट सस्ते में मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिल रहा है, अगर आपको कोई 2% में, 1% में क्या दे रहा है, 2% या 1% में आपको लोन दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ मत करो, ठीक है, आप सीधा क्या कर लो, एक सेकंड रुकना जरा, ये रहा, ठीक है। तो आप सीधा क्या करो, सीधा आप लोन से पैसा उठाओ, क्यों टेंशन किस बात की है। आपको 2% में कोई लोन दे रहा बेटा, बहुत किस्मत वाले हो, 2% में लोन मिल रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है टेक्निकलिटीज। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट सस्ती है, कॉस्ट कम है, सीधा बोलो, अगर कॉस्ट क्या है डेट की, कम, तो आप डेट को इंक्लूड करो,
सारी बातें भाड़ में जाएं। समझ गए बात? क्योंकि आपको डेट ही सस्ता मिल रहा है। क्लियर है? तो ये था हमारा कॉस्ट। उसके बाद आता है रेट। और कौन सा रेट? टैक्स रेट। अब जब टैक्स रेट की बात हो जाती है ना, ठीक है, तो टॉपिक अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब टैक्स रेट क्या है, ढंग से सुनो बात को। टैक्स रेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको समझाया था, टैक्स यहाँ पे बात कर रहा था मैं सीडीटी की, है ना। पिछली क्लास देख के आना, सीडीटी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है, या इसको डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, अगर कंपनी ने टैक्स, सॉरी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का अमाउंट बताओ, ज्यादा इंक्लूड करोगे या कम? देखो मैंने आपको बोला था, जब भी हम टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, टैक्स का रेट ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी जनरली प्रेफर करती है कि डिविडेंड कम पे करे। मैंने आपको बताया था। और डिविडेंड कम क्यों पे करे? क्योंकि कंपनी अगर डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी कहाँ से पैसा ले करेगी? डेट से पैसा रेज करेगी, ताकि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़े। और इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या आएगी? कम आएगी। यानी कहने का मतलब, अगर आपका टैक्स ज्यादा चल रहा है तो डेट से पैसा रेज करो। टैक्स कम चल रहा है, टैक्स कम चल रहा है, तो आप किसको इंक्लूड कर सकते हो? ठीक है, आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? गाड़ी की डाल दो जाके, हटेगी वहां से। ठीक। ठीक है, तो यानी टैक्स के बारे में हमने क्या बात करी? अगर टैक्स रेट आपका ज्यादा चल रहा है, देखो आराम से समझो इस बात को। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका जो टैक्स रेट है वो ज्यादा चल रहा है, ठीक, और आप इक्विटी से पैसा रेज कर लेते, तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ता, और डिविडेंड पे करना पड़ता तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आ गई। क्योंकि ये जो टैक्स पे करा जा रहा है, ये डिविडेंड पे तो पे करते हैं टैक्स हम, क्योंकि इंटरेस्ट तो बल्कि डिडक्टेबल एक्सपेंस है बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। इंटरेस्ट पे करना तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम कर देता है। तो आप अगर टैक्स रेट ज्यादा चल रहा है, तो समझदार इंसान क्या करेगा? पैसा रेज करेगा डेट से उस टाइम, तो डेट ज्यादा इंक्लूड करो। ठीक है, बट अगर टैक्स रेट कम चल रहा है, तो आप डेट कम इंक्लूड करो, इक्विटी से ज्यादा पैसा लो। समझ में आ गई बात? इतना ही सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मैं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ इशुइंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को इशू करने में जो खर्चा आता है, ठीक है, बताया नहीं था मैंने? प्रोस्पेक्टस इशू करना, ब्रोकर्स को कमीशन देना, ठीक है, अंडर राइटर्स को कमीशन देना, ठीक, और एडवर्टीजमेंट कराना, ठीक है, एटसेट्रा। काफी सारे हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, यानी सिक्योरिटीज को इशू करने में खर्चा आता है। अब मैंने आपको दोबारा से वही बात बताता हूं, देखो इधर आओ। मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर पा रही है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट, चलो ये बता दो फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा कहाँ आती है और कम कहाँ आती है, पहले ये बता देता हूं। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है इक्विटी के अंदर, और फ्लोटेशन कॉस्ट कम कहाँ आती है? डेट के अंदर। क्यों? इक्विटी के अंदर कुछ हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है बाय द गवर्नमेंट, जो आपको मीट करनी ही करनी है। प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो करना है, ब्रोकर्स रखने हैं तो रखने हैं, तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी में ज्यादा आती है। और डेट में इतनी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो वहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है। इफ योर कंपनी कैन बियर, इफ योर कंपनी कैन बेयर the flotation cost, then you will go for equity. If your company cannot handle the flotation cost, then you will go for debt fund. Clear है? Simple. आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशन बोलो। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या है? दो टाइप की है। आपने जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उसके अंदर स्टॉक मार्केट की कंडीशन पे अच्छे से मैंने बात करी है। तो दो कंडीशंस हैं, बोलो कौन कौन सी? बुलिश एंड बेरिश। यहाँ लिख देता हूँ फिर से मैं, कौन कौन सी? बुलिश और कौन सी है? बेरिश, है ना, बुलिश और बेरिश। अब बुलिश का मतलब शेयर्स के प्राइस ज्यादा चल रहे हैं, और बेरिश का मतलब शेयर के प्राइस मार्केट में गिर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, यही तो मतलब है इसका, है ना। अब मैं बोल रहा हूं, अगर बात करी जाए बुलिश पोजीशन की, तो आपको बस ये बताना है मार्केट के अंदर या इस पूरे सिचुएशन डिसीजन के अंदर, कि हमें डेट को इंक्लूड कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर करना है ज्यादा या हमें कम करना है, ये तो बताना है। चलो आओ, मार्केट के अंदर बुलिश फेस चल रहा है, तो मुझे बताओ लोग कहाँ पैसा लगा रहे होंगे? शेयर्स में या डिबेंचर्स में या बोरोड फंड के अंदर? ऑब्वियसली शेयर्स के अंदर,
ठीक है। और शेयर्स की मैं जब बात करता हूँ तो यानी इक्विटी के अंदर पैसा लगा रहे हैं लोग। तो आप कहाँ से पैसा रेज करोगे? इक्विटी से। तो इस टाइम डेट, डेट कम। बट अगर मार्केट बेरिश चल रहा है तो लोग शेयर्स नहीं खरीदेंगे, लोग उस टाइम जाएंगे सिक्योर्ड पे, दैट इज डेट फंड पे। ठीक है, तो आप डेट वहां पे ज़्यादा इंक्लूड करो। समझ में आ गई बात? कितना सिंपल से पॉइंट है। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी। ठीक है। उसके बाद रिस्क कंसिडरेशन देख लो ज़रा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ज़रा मैं इसको अलग से समझा दूं आपको। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जब बन गया, क्यों बन गया, पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बन गया, देखो रिस्क की बात करें, रिस्क तो दो टाइप के रिस्क हो गए बिजनेस के अंदर, है ना। एक हो गया आपका ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, और एक हो गया आपका फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क। अब ये दो रिस्क क्या हैं? एक तो आगे होगा आपका बिजनेस का रिस्क, जो बिजनेस में ऑपरेशंस में होता है, डेली बेसिस पे जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, वो रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क हो गया आपका कि आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाए। फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, आपकी ईएमआई आ रही है, आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, ये फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिलाओ तो टोटल बिजनेस रिस्क बन जाता है। क्या बन जाता है? बिजनेस रिस्क। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क की बात करेंगे, है ना। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम किसकी बात करेंगे? फाइनेंसिंग की। अब फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें, अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी एफ आर, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है ना। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? ज़्यादा। ये ज़्यादा कैसे पता चलेगा? इसकी कैलकुलेशन होती है, आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, इसकी कैलकुलेशन होती है रिस्क की। फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, तो अगर फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है तो आप डेट को कम इंक्लूड करो। क्यों? अगर डेट को इंक्लूड कर लिया तो फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डेट के आने से तो फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और बढ़ती हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट और बढ़ती है आपकी, है ना। तो इसको कम करो, अदरवाइज इसको ज़्यादा लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ेगा। अगर फाइनेंशियल रिस्क कम है तो आप डेट को ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो, सिंपल सी बात। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करी जाए, ठीक है, तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑलरेडी क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके अंदर एक टॉपिक हमारा रह गया है। कौन सा टॉपिक रह गया है? ठीक है, आरओआई रह गया है, जहाँ मैंने आपको बताया था आरओआई अगर इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा है तो हम डेट को इंक्लूड करेंगे, आरओआई इंटरेस्ट पेमेंट से कम है तो डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरी एक क्लास अलग से लगनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आई होप, मुझे लगता है सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, क्लियर है? चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक।